तो फ्रेंड्स, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा साल 2024 का दूसरा नोटिफिकेशन आ गया है। 9 मार्च से इसके फॉर्म भी भराना शुरू हो चुके हैं। आज 3-4 दिन हो गए लेकिन बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आज हम लोग इस नोटिफिकेशन को काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो भी आपको इस भर्ती से संबंधित जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस वैकेंसी की जो फॉर्म ओपन होने की डेट है वो है 9 मार्च 2024, जो कि 3-4 दिन पहले ओपन हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो है वो 8 अप्रैल 2024 की है, रात में 12 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक इसमें जो भी आपने एक बार कोई फील्ड कर दिया है, कोई डेटा फील्ड कर दिया है, आरआरबी चूज कर लिया है ना, इसमें आप लोग मॉडिफिकेशन जो है वो 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक कर सकते हैं। ऑनलाइन ओनली मोड पे ये फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके की पोस्ट का नोटिफिकेशन है। ये टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है। सबसे पहला है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जो कि लेवल 5 की पोस्ट होने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरा रेलवे है तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन हमने शुरू कर दिया है। अभी हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो देखना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि कैंडिडेट जिनका क्वालिफिकेशन जो है वो फाइनल रिजल्ट के लिए अगर वो वेटिंग कर रहे हैं, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, और कैंडिडेट का जो है वो एक एक्टिव ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो थ्रू आउट द प्रोसेस चलेगा। आपका सारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें चलता रहेगा ये। तो आपके पास एक ऐसा ईमेल आईडी और एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप कम से कम 1.5 से 2 साल तक आप इसको होल्ड कर सके, है ना। इसके बाद यदि आप पहले तो आपके ये 8 अप्रैल तक फॉर्म आप सबमिट कर दोगे, उसके बाद 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक जितनी बार भी आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करते हो या कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो तो उसके लिए आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब वो आपको वापस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, 18 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है अगला, इसमें ये दिया हुआ है कि 1:1 के रेशियो में, ठीक है, 1:1 के रेशियो में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मतलब जितनी पोस्ट होंगी केवल उतने ही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे, उससे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो नहीं बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा 1/3 रॉन्ग आंसर पे 1/3 मार्क जो है वो काटा जाएगा और एक सही प्रश्न पर 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई। बैंड आइटम आप लोगों को पता ही है, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब हमें नहीं लेके जाना होता है। ठीक है ना। उसके बाद एक ये पॉइंट दिया हुआ है कि बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट, मतलब हम पोस्ट में अप्लाई करने से पहले हम ये मतलब हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, हमारा एज और ये सारी चीज़ें हम फुलफिल करते हो तो ही फॉर्म हम इसका भरें। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कई लोग ये सोच रहे हैं कि मैं, जैसे किसी ने 2 ट्रेड से ITI कर रखा है, अब उसने डीजल मैकेनिक से भी कर रखा है और डीजल इलेक्ट्रिकल से भी कर रखा है, तो वो दोनों एक ही पे लेवल पे आ रही हैं, सिग्नल एंड उसमें नहीं आ रही हैं, तो एक पे लेवल पे आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, है ना। जैसे कोई PCM वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला है, वो ये चाहे कि मैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT से भी अप्लाई कर दूं और मैं दूसरे ट्रेड से भी कर दूं, क्योंकि उसने ITI भी कर रखा है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें 2 ही तरीके की पोस्ट हैं, एक ग्रेड 1 और एक ग्रेड 3। अगर आप ग्रेड 3 में भर रहे हो तो केवल एक ही उससे आप भर पाओगे, और ग्रेड 1 में आप अगर आपके पास डिग्री है और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 10+2 कर रखा है तो आप दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 2 पोस्ट हैं, मैंने बताया था आपको। एक तो लेवल 1 की पोस्ट है,
एक तो लेवल 1 की पोस्ट है, सॉरी एक लेवल 2 की पोस्ट है और एक लेवल 5 की पोस्ट है ना। तो आप लेवल 5 के लिए अगर एलिजिबल हो तो आप लेवल 5 के साथ लेवल 2 का फॉर्म भी भर सकते हो, लेकिन लेवल 2 में भी आप केवल एक ही टेक ट्रेड के लिए आप डाल सकते हो। या तो आप एसएनटी के लिए डाल दो, मैकेनिकल के लिए डाल दो, इलेक्ट्रिकल के डाल दो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डाल दो, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन एक लेवल पे एक ही फॉर्म आपका एंटरटेन किया जाएगा। वो यहाँ पे ये जो मेंशन है, ये 1.5 पैरा में ये बात मेंशन है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट 1.9 पैरा 1.9 में हमें क्लियर किया गया है कि हमारे सिग्नेचर जो हैं वो रनिंग होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ब्लॉक या कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और ना ही डिसजॉइंट लेटर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, हम जैसे मान लो मेरा नाम ए के एंटोनी है तो मैं ए के एंटोनी ऐसे करके अपना सिग्नेचर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये क्या कहलाता है, डिसजॉइंट लेटर कहलाता है। अब जैसे ब्लॉक लेटर में तो ऐसा नहीं, मैं ए के एन टी ओ एन वाई ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसा होना चाहिए, रनिंग लेटर में होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा है तो कुछ भी हम ऐसे एंटोनी इस तरीके से हम कुछ भी अपना सिग्नेचर बना के साइन करेंगे, इसको बोलते हैं रनिंग सिग्नेचर, है ना। बहुत ही गंदा सिग्नेचर किया वैसे मैंने, लेकिन ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। इन्होंने साफ बोल दिया है 1.11 कि वैकेंसीज जो है वो रेलवे कभी भी घटा या बढ़ा सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, और जीरो भी कर सकता है ना, ख़त्म भी कर सकता है वैकेंसी को, और या तो किसी यूनिट का किसी भी स्टेज पे, ठीक है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की वास्तविक ज़रूरत के अनुसार, है ना, एक्चुअल नीड्स के अकॉर्डिंग ये लोग कभी भी अपनी वैकेंसी को जो है वो निल भी कर सकते हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर इन्होंने साफ बोल दिया है कि आप लास्ट मिनट रश, मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पे लास्ट डेट का इंतजार ना करें, है ना, और फॉर्म अपना समय पे भर दें। यदि आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वर्किंग डेज में आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये हेल्प डेस्क टाइप का आप लोगों के बना दिया है, ठीक है। वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दी है। अभी हम देख लेंगे कि हम मोस्टली जो B1 कैटेगरी है, ये 10+2 वालों के लिए जो पोस्ट है SNT की, उसके लिए B1 स्टैंडर्ड मांगा है। इसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 का होना चाहिए, है ना, 6/9 6/12 का होना चाहिए। नियर विजन 0.6 का होना चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। और आपका कलर विजन जो है होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन होना चाहिए, नाइट विजन होना चाहिए और मेसोपिक विजन होना चाहिए, है ना। तो आप ऐसा नहीं कलर ब्लाइंडनेस वगैरह किसी को है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो है वो इसमें दिए हुए हैं, भारत का नागरिक, ये सब एलिजिबिलिटी सब कुछ ठीक ही रहती है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 आयु होती है ना। 1/7/2024 जो है वो क्लोजिंग डेट है। तो 1/7/2024 को यदि आप 33 साल के तक थे तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, इसको 18 से 36 कर दिया है। क्यों कर दिया है, इन्होंने साफ लिखा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण हम ये एज रिलैक्सेशन 3 साल का दे रहे हैं, ठीक है। और ग्रेड 3 जो कि लेवल 2 की पोस्ट है उसके लिए 18 से 30 होता है, लेकिन इन्होंने कितना कर दिया इसको, 18 से 33। तो ये काफी अच्छी है। वैसे तो 30 साल तक की एज तक मोस्टली लोग सेटल नहीं भी हो पाए तो कुछ बुझते दियों को फड़फड़ाने का मौका मिलेगा, है ना। आखिरी में कुछ कर लेंगे वो लोग, कर पाएंगे तो। वैसे लाइफ में कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन 30 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। मोस्टली 18 से 25-26 तक सेटल्ड हो जाते हैं लोग। उसके बाद SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी गई है। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन का जो है उनकी सर्विस को डिडक्ट करने के बाद, जितनी उन्होंने नौकरी की है उसको डिडक्ट करने के बाद 3 साल की छूट दी गई है। अनरिजर्व और EWS के लिए, OBC के लिए 6 साल और SC ST के एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 8 साल दी गई है ना। उसके बाद रेलवे में अगर कोई नौकरी कर रहा है तो अनरिजर्व EWS का 40 साल तक, OBC का 43 साल तक और SC ST के 45 साल तक इसमें रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है अलग से रेलवे के एम्प्लॉयज़ के लिए, है ना।
क्वासी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, इनके लिए भी 5 साल की छूट अलग से दी गई है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे अलग से कोई छूट नहीं दी गई है जो होना चाहिए। ठीक है, तो ये पे लेवल 2 के लिए एज रिलैक्सेशन तो सेम ही है ना, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया दे दिया, अगर किसी को अपना 33 साल कैलकुलेट करते नहीं बन रहा है तो वह अपना डेट ऑफ बर्थ से देख सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये लोग आप देख लेना, इतना आप एज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें फीस दी गई है। ठीक है, तो फीस जो है वो 500 रुपये है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और 400 रुपये जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, 400 रुपये जो है रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन शुरू में आपसे 500 रुपये मांगा जाएगा। SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस मतलब EBC, इनके कैंडिडेट के लिए जो है 250 रुपये की फीस रखी गई है, और ये पूरे के पूरे 250 रुपये जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कितने रुपए लगना है, आपके 250 रुपये लगना है, लेकिन ये पैसे भी जो हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, रिफंड केवल उन्हीं को मिलेगा जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट होगी आप लोगों की, और इस तरीके से ये कुछ ऐसा नहीं है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है जो सेम होता है 5 लाख है ना। रिफंड जो है वो दे दिया उन्होंने, कैसा कैसा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्लॉट, ये सब EWS और EBC का थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, उतना कुछ खास है नहीं है इसमें। ये फिजिकली हैंडीकैप के लिए पॉइंट दिए गए हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर यदि आप कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, स्टेट के, सेंट्रल के, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपको लेना पड़ेगा। जो रिक्रूटमेंट है वो 3 स्टेज में होंगे। पहला होगा आपका CBT है ना, पहला होगा CBT, दूसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरा होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन लोगों ने CBT 2 जो है वो हटा दिया है। लास्ट टाइम जब टेक्नीशियन का पेपर हुआ था तो CBT 2 भी इन्होंने रखा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिलेबस की, क्योंकि आज के समय में सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस अगर डिफर हो जाता है तो वहाँ से हमारी थोड़ा सा वो हो जाता है। या फिर हम जैसे मान लो कोई SSC की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, तो वो सिलेबस को देख के जान सकता है कि मुझे इसमें अलग से क्या पढ़ना है। अगर अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो फिर हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी ना करें, लेकिन अगर हमें अलग से कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस जो हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें से मैच कर जाता है, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के अगर देना हो तो फिर हम इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे जनरल अवेयरनेस का पार्ट है तो हर एग्ज़ाम में होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें भी कुछ खास नहीं है, सारे वही चैप्टर हैं। एनालॉजी, अल्फ़ाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, मतलब लगभग वही हैं जो होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो लोग बैंक की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए जो ये वाला पोर्शन होगा, या जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड है उनके लिए आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, है ना। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, डेली लाइफ में हम लोग इनको आए दिन हम इनके बारे में पढ़ते ही रहते हैं, और एक सजग नागरिक से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इन सब के बारे में जानता होगा, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। दूसरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में भी कुछ खास नहीं है, इसमें मैं देख रहा था सब कुछ हमारे हर एग्जाम के सिलेबस से मिलता है, केवल यहाँ पे इन्होंने ये सेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, सेट्स के बारे में। और दूसरा जो हर एग्जाम में नहीं आता है, स्टैटिक्स का पोर्शन, है ना। SSC में तो आता है, SSC में CGL वगैरह में ये आता है स्टैटिक्स का पोर्शन, और दूसरा ये सेट्स वाला पोर्शन ये इन्होंने गणित में अलग से, मैथमेटिक्स में अलग से डाल दिया। वेन डायग्राम वगैरह, उसके सेट्स वगैरह ये अलग से मैथमेटिक्स में डाला है।
और दूसरा यहाँ पर सबसे मेन एक अलग से पूरा पार्ट इंट्रोड्यूस किया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो बेसिक साइंस में हमारे फिजिक्स फंडामेंटल में यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब तो ठीक है ना। इसके अलावा अलग से जो हमें देखना पड़ेगा वो हमें यहाँ से शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट्स का। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ना, मेजरिंग सिस्टम। हालांकि जिसने ग्रेजुएशन में साइंस बैकग्राउंड से रहा हो या फिजिक्स से बैकग्राउंड से रहा हो या कंप्यूटर साइंस से बीएससी करी हो, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनके सब्जेक्ट का है और वो लोग इसको इजीली कवर कर सकते हैं ना। अब हम बात करें यहाँ पर ग्रेड 1 के लिए, तो ग्रेड 1 मतलब जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है साइंस बैकग्राउंड से, उसके लिए जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के 20 नंबर, काफ़ी बड़ा पोर्शन है। मैथमेटिक्स के 20, जिसमें से सेट्स और स्टैटिक्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, है ना। तो इसमें 35 क्वेश्चन आने वाले हैं 35 नंबर के। तो जहाँ तक मुझे लगता है यही वाला पोर्शन जो है वो डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा, ये दोनों पोर्शन मिलके 55 नंबर के हैं और यही 2 पोर्शन मिलके डिफरेंस क्रिएट करेंगे। बाकी तो नॉर्मल है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है। उसकी बात करें हम पैटर्न और सिलेबस लेवल 2 दैट इज टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसकी बात अगर हम करें तो इसमें क्या है, इसमें भी मैथमेटिक्स में सेम ही है ना। इसमें सेट्स वगैरह नहीं है, ठीक है, इसमें सेट्स नहीं आएगा। नंबर सिस्टम, बॉडम मास, डेसिमल फ्रैक्शन, जो नॉर्मल, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, है ना, ये सब रहने वाला है। और स्टैटिक्स भी जो है वो एलिमेंट्री स्टैटिक्स है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है। रीजनिंग भी सेम है। साइंस में जो नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड का होने वाला वो है। और करंट अफेयर में करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, है ना, पर्सनालिटी, तो एक जनरल अवेयरनेस का एक यहाँ पर एक पार्ट होने वाला है। तो नॉर्मल है ये ग्रेड 3 वाला, ठीक है। इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 40 क्वेश्चन साइंस के होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया यहाँ पर हमारा, साइंस का पोर्शन। उसके बाद 10 नंबर हमारे जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। तो कुल मिला के यदि आपकी साइंस अच्छी है तो आप ग्रेड 3 का पेपर इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स आप हर जगह हर एग्जाम में पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग आप हर जगह हर एग्जाम में पढ़ ही रहे हो, करंट अफेयर आप लोग देखते ही रहते हो। तो केवल और केवल डिफरेंस क्रिएट होने वाला है जनरल साइंस से। 90 मिनट का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, आपकी इमेज जो है वो 30 से 70 KB की होना चाहिए, 30 से 70 KB का आपका इमेज होना चाहिए, ठीक है। और जो सिग्नेचर है वो भी 30 से 70 KB का होना चाहिए। अभी मैंने सिग्नेचर का बताया। SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो 500 KB तक का चलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यदि आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको लगाना पड़ेगा, स्क्राइब का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे RRB दिए हुए हैं, आप इसमें RRB में किस RRB से आपको फॉर्म भरना है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, है ना, ये जो लेवल 5 की पोस्ट है इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, है ना, 6/9, 6/12, 0.6, 0.6, है ना, वो सब चीज़ें। इसमें एलिजिबिलिटी है आपका बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। इनमें से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने एक बैचलर की डिग्री की हुई हो, ठीक है। या फिर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है ना, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, या तो आपने वो कर रखा हो या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो इन्हीं में से किसी फील्ड से, है ना। तो इंजीनियरिंग आप इसमें कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंटेशन में कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हो। फिजिक्स से इंजीनियरिंग नहीं होती है जहाँ तक मुझे पता है।
तो इन फील्ड से अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, या आपने डिप्लोमा ले रखा है, या आपके पास बीएससी या आपने कुछ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ले रखी है, उसमें फिजिक्स भी इंक्लूडेड है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या 3 साल का डिप्लोमा है या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आप टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट देखें तो टेक्निकल ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, तो इसके लिए क्या मांगा है, आईटीआई, है ना। सभी ट्रेड के लिए क्या मांगा है, आईटीआई मांगा है। केवल एक ट्रेड है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये 15 नंबर पे दिया हुआ है, टेक्निकल ग्रेड 3 S&T, है ना। इसके लिए 2 क्राइटेरिया हैं, या तो आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, है ना, इससे कर रखा हो, या फिर आपके पास 10+2 फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। आपका 10+2 में अगर फिजिक्स और मैथ्स है तो भी आप टेक्निकल ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए भी आपका जो मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, B1 होना चाहिए, मतलब 6/9, 6/12 का आपका आई साइड होगा, कलर विजन नहीं होना चाहिए, माइक्रोस्कोप विजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका जो नियर विजन है वो 0.6 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये था बेसिक। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ग्रेड 3 के लिए S&T, और लेवल 5 के लिए, लेवल 5 वाली पोस्ट जो ग्रेड 1 है उसके लिए आप सिग्नल के लिए एलिजिबल हो, यदि आपका साइंस से ग्रेजुएशन है या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। अनरिजर्व की वैकेंसी अगर हम बात करें आरआरबी अहमदाबाद में, तो ग्रेड 1 में जो है वो 38 वैकेंसी हैं, एससी की 10 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 19 है, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्रेड 1 की टोटल पोस्ट कितनी है, 74 है ना। और इसको समराइज करके भी यहाँ पर हमें नीचे दिया हुआ है। अगर हम यदि टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट देखें, टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट देखें तो अनरिजर्व की 38 हैं, एससी की 10 हैं, 3 हैं, 19 हैं, 4 हैं, टोटल कितनी है, 74 हैं। यदि आप 74, अगर आप 12th वाले हो, है ना, यदि आपका 12th पीसीएम से है तो आपके पास यहाँ पर अनरिजर्व की 42, 17, 10, 25, 12 और कितना 106, टोटल वैकेंसी 106 है। तो इसी तरीके से सभी आरआरबी का यहाँ पर हमें दिया हुआ है। आपको ये वैकेंसी सारी ध्यान से देखनी होंगी कि आप किस क्षेत्र में रहते हो, है ना। जैसे भोपाल की यदि हम यहाँ पर बात करें तो भोपाल में ग्रेड 1 में अनरिजर्व की 25 है, एससी की 7 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, टोटल कितनी है, 51 है। यदि हम एसएनटी की बात करें तो एसएनटी की हमारी भोपाल में शायद वैकेंसी नहीं है, ठीक है। भोपाल में है वैकेंसी, है ना। यहाँ पर भोपाल में अनरिजर्व की 23 है, अनरिजर्व की 23, एससी की 7, एसटी की नहीं है, ओबीसी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, और टोटल कितनी है, 46 है। तो इस तरीके से ये आरआरबी वाइज दिया हुआ है। जैसे आरआरबी भुवनेश्वर है, आरआरबी बिलासपुर है, इस तरीके से सारे आरआरबी का जो है वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोग इसको थोड़ा थॉरली देख लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ वैकेंसी, उस हिसाब से आरआरबी का जो है प्रेफरेंस देगा। तो इसके बाद ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये तो हमारे सरकारी जो फॉर्मेट बनते हैं वो एज इट इज़ ही रहते हैं, तो और कुछ नहीं है इसमें देखने लायक। तो मैंने ये डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाया है, यहाँ पे क्लियर किया, एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। तो आप भी एक बार इसको फिलअप करने से पहले आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, और दूसरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है या नहीं है ना। एज क्राइटेरिया, मेडिकल क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये तीनों एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए, ठीक है। क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं बनने वाली है, 1:1 के रेशियो में बुलाया जाएगा, तो फालतू किसी की सीट खराब करने से मतलब नहीं है। वैकेंसी बड़ी मुश्किल से आती है, तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के तो काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।